हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स में वापस आपका स्वागत है। तो हमने सिर्फ पिछले वीडियो में पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और उसके सप्लाई चैप्टर में से उसका क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सप्लाई चैप्टर में से, जिसके क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इसमें से क्वेश्चन बन जाए। तो वो कौन सा टॉपिक है हमारा? लॉ ऑफ सप्लाई। और लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर हमारा वो है कि वाई डज लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट, कि ये हमारा जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है और इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर सेम ही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि बाकी सारी चीज़ें मतलब बाकी सारे जो फैक्टर्स जो हैं, जो डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे हमने, प्राइस को छोड़ के, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी पीएक्स को छोड़ के, बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं, जो डिटर्मिनेंट्स हैं, उनको हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। अगर उनको कांस्टेंट मान रहे हैं तो लॉ ऑफ सप्लाई कैसे काम करेगा कि जब प्राइस बढ़ेगी, ओन कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी, तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस वाली लाइन के हिसाब से बताऊं तो इसका मतलब क्या हो गया? द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्राइस। तो यहाँ पे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब कांस्टेंट ही हैं, बढ़ नहीं रही, घट भी नहीं रही, कांस्टेंट मानी गई हैं। तो जैसी हैं बिल्कुल वैसी ही हैं, बट प्राइस के बढ़ने घटने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में बढ़ाव घटाव हो रहा है। तो मतलब खाली हम कैसे ले रहे हैं? पी एक्स को ले रहे हैं, पी आर वगैरह को नहीं ले रहे हैं, बाकी अदर डिटर्मिनेंट्स नहीं ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्वांटिटी सप्लाइड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ गुड्स। ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। डायरेक्टली रिलेटेड मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। मतलब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है कि हम बाकी सारे फैक्टर्स, बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स को कांस्टेंट मानेंगे, और कांस्टेंट मानेंगे तो क्या होगा? प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी और प्राइस के घटने से क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? घट जाएगी। और कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्टली रिलेटेड बोलो या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलो, सेम बात है। तो इस वाली चीज़ को हम लॉ ऑफ सप्लाई को टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखते हैं, मतलब सप्लाई शेड्यूल से और सप्लाई कर्व से भी दिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, जब एक प्राइस, कोई भी एक्स कमोडिटी मान लो, एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, जब एक्स कमोडिटी की प्राइस क्या हो रही है? बढ़ रही है, 10 से लेकर 20 हो रही है, 20 से लेकर 30 हो रही है, तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? बढ़ रही है। पहले 100 थी, फिर 200, फिर 300 हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप चल रहा है कि जब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। यहाँ पे बाकी सारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी को छोड़ के बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं, या क्या बोल सकते हैं हम? कांस्टेंट है। सिर्फ यहाँ पे एक ही डिटर्मिनेंट ऑपरेट कर रहा है, वो कौन सा है? पी एक्स डिटर्मिनेंट है जो ऑपरेट कर रहा है। तो अब हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी देख सकते हैं कि जब पहले प्राइस 10 थी तो उसकी सप्लाई कितनी चल रही थी? क्वांटिटी सप्लाइड कितनी चल रही थी? 100। बट जब प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हुई? बढ़ गई। फिर प्राइस और बढ़ी तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? और बढ़ गई। तो अब देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है कि जब प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम अजम्पशन क्या मानते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई की अजम्पशन क्या मानते हैं कि जो सारे फैक्टर हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी सारे डिटर्मिनेंट्स एक्सेप्ट इट्स ओन प्राइस, मतलब पी एक्स वाले को छोड़कर जो बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है या बोलो आप इक्वल हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं। तो ओनली पी एक्स, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटीज एप्लीकेबल हेयर, मतलब एक ही फैक्टर कंसिडर किया जा रहा है, वो कौन सा है? पी एक्स। प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, प्राइस घट रही है, क्वांटिटी सप्लाइड घट रही है। कैसे रिलेशनशिप हुआ? पॉजिटिव बोलो या डायरेक्टली रिलेटेड बोलो, कोई अंतर नहीं है। तो आई होप लॉ ऑफ सप्लाई आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कि वाई डज लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट, कॉजेज फॉर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो सप्लाई कब होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ऊपर की तरफ क्यों जाता है। ये इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये तीनों के आंसर सेम ही हैं, जो क्वेश्चन होंगे इन तीनों के आंसर बिल्कुल सेम है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से। तो अब हम बात करते हैं ऐसा क्यों होता है, वो अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, और या फिर हम बात करें कि लॉ ऑफ सप्लाई ऐसा क्यों काम करता है कि जब प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है। ऐसा एक्चुअली होता क्यों है, ये हमें ये चीज़ बताती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रॉफिट मोटिव। तो एक जो नॉर्मल सेलर है,
भाई दुकान लेके बैठा है, इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठा है, तो उसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। भाई इतनी बड़ी दुकान लेके बैठा है तो मेन मोटिव क्या है उसका? प्रॉफिट कमाना, ऑब्वियस सी बात है। तो जब एक कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी, जब कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ गई तो प्राइस तो बढ़ गई, बट उसका कॉस्ट जो है लगा हुआ था वो क्या है? सेम है। अब मानिए प्राइस है कॉमोडिटी की 10 है, और जो कॉस्ट है उसकी, कॉस्ट है वो क्या है? 5 है। बट अब प्राइस बढ़ गई, 10 से 12 हो गई, और कॉस्ट कितनी है? अभी भी 5 है। तो यहाँ पर कितना मार्जिन मिल रहा था? यहाँ पर मिल रहा था 5 का मार्जिन। यहाँ पे कितने का मिलेगा? 7 का मार्जिन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं पहले 5 था, फिर 7 हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ गया तो वो देखिए भाई प्रॉफिट मिल रहा है, तो इस सामान को और लाते हैं और बेचेंगे, मतलब और प्रॉफिट होगा हमें। अगर ये एक सामान बेचेगा तो 12 रुपये का प्रॉफिट है, अगर 10 बेचेगा तो 120 रुपये का। तो वो जितना और लाना चाहेगा उतना और लाएगा, वो उतना सप्लाई करेगा। तो यही एक रीज़न होता है। एक ये रीज़न होता है कि प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई जो जाती है बढ़ जाती है। और दूसरा रीज़न क्या है? चेंज इन द नंबर ऑफ फॉर्म्स। मैं बता चुका हूँ कि डिटर्मिनेंट के थ्रू ये वाला एक डिटर्मिनेंट भी था नंबर ऑफ फॉर्म्स वाला, कि जब प्राइस बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है। आप देख चुके हैं, मैं बता चुका इससे पहले कि प्राइस बढ़ती है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ता है। अब प्रॉफिट बढ़ेगा कि भाई बाकी सारे लोग भी देखेंगे कि यार इतना पैसा कमा रहा है ये चीज़ बेच के, क्यों ना हम ये काम करें, हम भी ये चीज़ बेचें, हम भी पैसा कमाएं। तो जैसी प्राइस बढ़ी प्रॉफिट भी बढ़ गया, और वो बिज़नेस जो सामान बेच रहा है वो लोग देखने लगे कि यार ये तो बढ़िया बिजनेस है, यहाँ पे तो बढ़िया पैसा आ रहा है, इसको तो हम भी करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हैंस मोर फर्म्स लीड टू हायर सप्लाई। तो पहले 10 थी, अब 20 आ गए लोग, अब कि हम बेचेंगे, हम भी बेचेंगे। 10 दुकानदार और आ गए कि हम भी बेचेंगे, ये चीज़ बेचेंगे। तो उसकी सप्लाई पहले थी मान लो 5000, 10 फॉर्म्स बेचनी थी 5000, अब 20 हो गई, तो अब कितनी हो जाएगी? 10,000 हो गई, 10,000 से ज़्यादा हो सकती है। तो ये देखा आपने नंबर ऑफ फर्म्स की वजह से कैसे सप्लाई बढ़ गई। तो ये होता है एक रीज़न। और एक और रीज़न है रिडक्शन इन स्टॉक। ओके, अब ये देखें इसका मतलब क्या है? एज प्राइस राइजेस द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई मोर फ्रॉम देयर एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स। अब भाई उनके पास गोदाम है, वहाँ पे सामान रखा हुआ है, काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है गोदाम वगैरह में। तो अब वो देख रहे हैं कि जैसे प्राइस बढ़ रही है उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? वो जो गोदाम वगैरह में सामान रखा है वो भी मंगा लेंगे कि तुम ले आओ सामान, हम बेच रहे हैं, अब तुम सामान ला दो, हम और ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे। तो जो प्रोड्यूसर हैं वो क्या करेंगे? वो सप्लाई और करेंगे, अपने एक्यूमुलेटेड जो बना हुआ स्टॉक है पहले से उसमें से और सप्लाई करेंगे, कॉजिंग स्टॉक्स टू डिप्लेट एंड सप्लाई टू इंक्रीज। अब जो बचा हुआ स्टॉक है जो रखा हुआ था वो दुकान में आ गया, मतलब बिकेगा, तो स्टॉक तो कम हो गया, और जो दुकान में सामान हो गया वो बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या होगी? सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये 3 रीज़न है कि लॉ ऑफ सप्लाई ऐसे ऑपरेट करता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है। या फिर इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन्हीं 3 रीज़न की वजह से क्या होता है कि सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की, कि कौन सी सिचुएशंस हैं, कौन से ऐसे गुड्स हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि कौन से ऐसे गुड्स हैं जिसकी प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी सप्लाई नहीं बढ़ाई जाती, उसकी क्वांटिटी सप्लाइड पे असर नहीं आता, उसकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती नहीं है या फिर घट जाती है, बढ़ती नहीं है या फिर घट जाती है। तो ऐसे कौन से गुड्स हैं? तो सबसे पहली बात है एग्रीकल्चरल गुड्स। अब बोलो भाई कि कुछ कुछ सीज़न में कुछ कुछ वेजिटेबल्स आते हैं, कुछ कुछ फ्रूट्स आते हैं। अब मानो कि आप कोई आलू ले रहे हो या फिर कोई भी ऐसी वेजिटेबल ले रहे हो जो इस सीज़न में नहीं आती या फिर जो ठंड में नहीं आती, और आपको चाहिए वो ठंड में वाली गुड्स वाली वेजिटेबल आपको ठंड में चाहिए। अब भाई वो कहाँ से बना दे? ये सीज़न पे डिपेंड करता है कि कौन सी वेजिटेबल्स आ पाएंगी, कौन सी फ्रूट्स आ पाएंगी। तो अब आप जितना आप कहो कि मैं तुम्हें 10 रुपये की जगह 100 रुपये दूंगा तो मुझे ये ला के दो, अब वो कह देगा कि मैं भाई साहब कर ही नहीं सकता, जब वो उगेंगी ही नहीं ठंड में तो मैं कहाँ से बना दूंगा। तो यहाँ पे प्राइस तो वो ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बट आप सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है कि सप्लाई बढ़ाना घटाना, ये आपके हाथ में नहीं है। तो आप समझ गए, ये एक एक्सेप्शन है किसकी? लॉ ऑफ सप्लाई की। तो सेकंड क्या है हमारा? पेरिशेबल गुड्स। तो पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जिसकी जल्दी थोड़ा ख़राब हो जाते हैं, कि कुछ ही ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता भर लाइफ होती होगी, या 2 या 3 दिन 4 दिन। जैसे वेजिटेबल्स हुई, ब्रेड हुई और फ्रूट्स हुए, इनकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती, ख़राब होने लग जाते हैं। तो ये गुड्स ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हेल्ड नहीं करे जाते, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए सप्लायर अपने पास रखना नहीं चाहता, जो सेलर है वो अपने पास नहीं रखना चाहता कि ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रखूँ, क्यों? ख़राब हो जाएंगे।
तो वो क्या करता है, सप्लायर चाहता है कि वो सप्लाई कर दे इन प्रोडक्ट को, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर दे, कम दामों में भी सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाता है वो, कि तुम प्राइस कम कर रहे हो तब भी मैं सप्लाई दे रहा हूँ। ये नहीं है कि तुम प्राइस बढ़ाओगे तभी सप्लाई बढ़ाऊंगा मैं, नहीं नहीं नहीं, कि तुम प्राइस कम दे रहे हो मैं सप्लाई तुम्हें दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा हूँ ताकि ख़राब नहीं हो जाए वो। अगर थोड़ा बहुत पैसा तो आएगा, अगर वो कम पैसे में भी देगा तो थोड़ा बहुत पैसा तो आएगा, बट ख़राब हो गए तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसीलिए वो कम प्राइस पर भी ज़्यादा सेल करने के लिए तैयार रहता है पेरिशेबल गुड्स को। तो ये एक और एक्सेप्शन हो गया हमारा किसका, लॉ ऑफ सप्लाई का। अब तीसरा एक्सेप्शन देखते हैं, एंटी गुड्स हुए, रेयर आर्टिकल्स हुए, पेंटिंग्स हुई। और भाई कुछ कुछ पेंटिंग्स बहुत यूनिक होती हैं, बहुत डिमांड में रहती हैं कि यार मेरे को भी पिकासो की पेंटिंग दिलवा दो, मैं तुम्हें हज़ारों करोड़ों देने के लिए तैयार हूँ। बट अब भाई कहाँ से बनवाते पेंटिंग, है ही नहीं वो। तो जितना वो प्राइस देने के लिए तैयार है उसके हिसाब से सप्लाई नहीं कर सकते। कि अब तुम बोल दो कि मुझे एक बहुत फेमस पेंटिंग है कोई, उसकी सेम कॉपी बनवा के दिखा दो उसी आर्टिस्ट से, तो भाई वो है नहीं, अब कहाँ से दे सकते हैं तुम्हें। वो एक ही सप्लाई करेगी, वो एक ही सप्लाई में है, तुम जितनी प्राइस पे करना चाहो उससे कोई मतलब नहीं है, बट सप्लाई तो उसकी एक ही है। तो यहाँ पर प्राइस की वजह से सप्लाई नहीं बढ़ रही है, वो जितना ज़्यादा पे करना चाहे उसकी वजह से सप्लाई नहीं बढ़ा पाएंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये एक एक्सेप्शन हो गया किसका, लॉ ऑफ सप्लाई का। तो फोर्थ वन क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। अब मानिए एक दुकानदार है, अभी प्राइस बढ़ रही है बट वो देख रहा है, चलो एक एग्जांपल से बताता हूँ कि एक दुकानदार है, एक सामान बेचता है, वो एक कोई भी सामान ले लो, कोई भी कॉमोडिटी आप अपने दिमाग में सोच लो, वो है 10 रुपये की इस समय है। और दुकानदार देख रहा है कि यार ये इसकी तो ऐसा लग रहा है कि आगे जाके इसकी प्राइस हो जाएगी 20 रुपये, और मेरे पास बहुत सारा सामान रखा हुआ है, ये वाला इस बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है। तो क्या है, मैं एक काम करता हूँ कि इसे अभी रख दे रहा हूँ, मैं बाद में बेचूंगा जब 20 रुपये का बिकेगा है। अभी बेचूंगा तो कम प्रॉफिट होगा, बाद में बेचूंगा तो क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो वो क्या करेगा, फ्यूचर प्राइस को देखते हुए अभी की सप्लाई क्या कर देगा, कम कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइजेस बढ़ने की वजह से वो क्या कर रहा है, सप्लाई कम कर रहा है। देखा आपने, प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर प्राइसेस बढ़ने की वजह से वो क्या करेगा, सप्लाई कम कर देगा कि और प्राइसेस बढ़ेंगी तो बाद में बेचूंगा, अभी की सप्लाई कम कर दे रहा हूँ। तो जब प्राइस ऊपर हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रही है, नीचे हो रही है। इसीलिए क्या है, ये एक्सेप्शन है। एक और हम बात करें एक्सेप्शन की, तो वो क्या है हमारा, लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब लैक ऑफ रिसोर्सेज कैसे बात कर सकते हैं कि मानिए कोई प्रोडक्ट बनता है इंडिया के अंदर जिसका सामान ज़्यादातर कहाँ से आता है, बाहर से आता है। एक कोई प्रोडक्ट इंडिया के अंदर बनता है जिसका सामान कहाँ से आता है, बाहर से आता है। अब वो क्या कहे, अब मार्केट में बहुत सब डिमांड हो गई बट सप्लाई तो बढ़ा ही नहीं सकते कि अभी तो सामान है ही नहीं बाहर। या फिर ऐसा कोई फूल लेते हैं या फिर ऐसा कोई हम चीज़ लेते हैं जो सीजनल हो, कभी कभार ही आती हो, तो अब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बट उसके लिए सप्लाई तो है नहीं, हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि वो रिसोर्सेज क्या है, कम है पहले से, उसकी सप्लाई तुम बढ़ा ही नहीं सकते। जितनी ज़्यादा जितनी डिमांड हो उससे मतलब नहीं है, जितना प्राइस पे करने के लिए तैयार हो बायर उससे कोई मतलब नहीं है। वो जब रिसोर्सेज उसके कमी है, वो लैक ऑफ रिसोर्सेज मतलब उसके रिसोर्सेज कम है, तो तुम सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते। तो इसी की वजह से जितनी भी प्राइस बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बढ़ाई जा सकती ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब लास्ट वाला एक्सेप्शन क्या है, लेबर मार्केट। लेबर मार्केट मतलब वेज रेट हुई। अब मानिए वेज रेट बढ़ गई, पैसा ज़्यादा मिल रहा है उसे, जो काम करते हैं लेबर वगैरह उन्हें पैसा ज़्यादा मिल रहा है। तो अब वो क्या होगा, वो देखेंगे यार पैसा तो मिल ही रहा है मुझे ज़्यादा, अब एक काम कर रहा हूँ थोड़ा सा आराम कर ले रहा हूँ, पैसे तो बढ़ ही गए हमारे, क्या दिक्कत है। तो वो क्या करेंगे, वर्क जो काम करते हैं वो थोड़ा कम कर देंगे, लीजर वगैरह के लिए काम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब काम वो कम कर देंगे जो असलियत में प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कम काम कर देंगे, तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर, वेज रेट बढ़ने की वजह से क्या हो गई, सप्लाई कम हो गई। तो आप देख सकते हैं कैसे एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई का। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों से शेयर करें, आप अपने जूनियर से शेयर करें, आप जो भी इकोनॉमिक्स अभी पढ़ेंगे या पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं वीडियो को, बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू देम, और मेरे को भी इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ 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 लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं करा है तो, और सब्सक्राइब करवाते रहें। आई नो आप सब इतने तो अच्छे हैं कि आप करवा देंगे, मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ। तो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।